यूरोप अपने शानदार शहरों और कमाल की सभ्यताओं के लिए मशहूर एक महादेश, लेकिन यह हैरत अंगेज ढंग से कुदरती जगह भी है, जहां 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर से ज्यादा के इलाके में तरह तरह के प्राकृतिक आवास क्षेत्र हैं। ये फैले हुए हैं आर्कटिक के सबसे उत्तरी इलाकों से लेकर नीले मेडिटरेनियन सी तक। और इस असाधारण महादेश में हर जगह एक कमाल का बदलाव जारी है, मानो एक बार फिर से धड़कने लगा है यूरोप के कुदरती इलाकों का दिल। लोग कुदरती दुनिया की मदद कर रहे हैं। घोंसले में देखते हैं कि चूजे के क्या हाल है। कुछ प्रजातियां दोबारा बसाई जा रही हैं। ये पूरी तरह बेहोश नहीं है, इसलिए हमें जल्दी करना होगा। और प्रकृति खुद भी दोबारा पनपने लगी है। यूरोप में जंगली जानवरों के लौटने से दोबारा बनने लगा है जीवन चक्र। स्पेन और पोर्चुगल में एक कमाल का प्रोजेक्ट चल रहा है। सदियों पहले कुछ जीवों के विलुप्त होने से पड़े असर को खत्म करने और दुनिया की सबसे दुर्लभ बिल्लियों में से एक का भविष्य सुनिश्चित करने के लिए यहाँ यूरोप्स न्यू वाइल्ड में आइबेरिया, अटलांटिक ओशियन और मेडिटरेनियन सी से घिरा इलाका यूरोप के पश्चिमी तट पर मौजूद इस विशाल पेनिनसुला में स्पेन और पोर्चुगल हैं, और साथ ही इस महादेश के सबसे ज्यादा विविधताओं वाले कुदरती इलाके। यहां कई अनोखी प्रजातियां रहती हैं। यहाँ के नेशनल पार्क में लाखों प्रवासी पक्षी और सैकड़ों स्तनधारी जीव रहते हैं, जिनमें दुर्लभ आइबेरियन वुल्फ, और दुनिया की सबसे जोखिम में घिरी बिल्ली भी शामिल है, खतरनाक आइबेरियन लिंक्स। बहुत छिपकर रहने वाली इन बिल्लियों की खास पहचान है कानों पर काले बालों के गुच्छे और गालों पर लटके हुए लंबे बाल, जिन्हें रफ्स कहते हैं। आइबेरिया के सूखे इलाकों के लिए खास तौर पर ढले हुए लिंक्स की रेत जैसे रंगत इसे झाड़ियों और पत्थरों में छिपा लेती है। अकेले रहने वाले ये जीव आमतौर पर रात को निकलते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में दिन में भी सक्रिय हो जाते हैं। इस बेहद कारगर शिकारी के कान इंसानों से 8 गुना तेज होते हैं और बड़ी बड़ी आंखों से दिन और रात दोनों में अच्छी तरह देख पाने से सहूलियत होती है शिकार का पीछा करने में। यूरोपियन रैबिट्स यानी खरगोश यहीं आइबेरियन पेनिनसुला में विकसित हुए और इस इलाके के कई शिकारी जीव इन्हें पकड़ने में माहिर हैं। ये इन भूखे शिकारियों के लिए जीवन रेखा है। लेकिन यूरोप के दूसरे इलाकों की तरह पेनिनसुला के उत्तरी हिस्से में एक ऐसी जगह है जहां शिकारी और शिकार का संतुलन बिगड़ गया है। इन जगहों पर जीवन का चक्र टूट गया है और यहां कई सालों से लिंक्स मौजूद नहीं है। पोर्चुगल की कोआ वैली, डोरो रिवर और मैलकाटा माउंटेन्स के बीच में स्थित है। ये जबरदस्त नदी घाटी और घास के मैदान देखने में तो ठीक ठाक हैं, लेकिन यहाँ की जमीन के खराब होने से कई जानवर गायब हो गए हैं
और अब शिकारी यहाँ कभी कभार ही दिखते हैं। कोआ वैली जानवरों को फिर से बसाए जाने के लिए बिल्कुल सही जगह है। ताकि स्थानीय प्रजातियां वापस आ सकें और कुदरत एक बार फिर से सही ढंग से काम कर सके। पोर्चुगल में वैली के फाया ब्रावा रिजर्व में काम शुरू हो गया है। पेड्रो प्राटा एक कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं और रीवाइल्डिंग पोर्चुगल के टीम लीडर भी। हम ऐसा कुदरती इलाका बनाना चाहते हैं जहां जंगली जीवों की भरमार हो और शिकारी, शिकार और मुर्दाखोर जीव हर जगह नजर आए। पेड्रो और इनकी टीम के लोग इस इलाके में बिल्कुल शुरुआत से काम करके इसे नई शक्ल देने और आइबेरियन लिंक्स जैसे जंगली जीवों को फिर से बसाने के मिशन पर हैं। इस बदलाव के लिए जरूरी है चरने वाले और शिकार बनने वाले जानवर, जैसे स्पेन के डोनियाना नेशनल पार्क के जीव। यहां रेड डियर जैसे चरने वाले बड़े जानवर इलाके को आकार देने में मदद करते हैं। इनके लगातार चरने से बने खुले मैदानों से छोटे जानवरों को खाना मिल पाता है। मादा रेड डियर जमा होती हैं चरने की सबसे अच्छी जगहों पर जहां खाने की भरमार है। मिलन के मौसम में बेताब नर पहुंच जाते हैं इन खुले मैदानों में। दबदबा रखने वाला एक नर मिलन के लिए तैयार मादाओं को जमा करके हैरम बनाने की कोशिश में है। ये बार बार आवाज लगा रहा है। अपना दबदबा दिखा रहा है। और मादाओं के फेरोमोन्स की गंध हासिल करने के लिए जीभ लपलपा रहा है। इस तरह आवाज लगाकर यह चेतावनी दे रहा है दूसरे बड़े नरों और प्रतिद्वंद्वियों को। आखिरकार मेहनत रंग लाई। कोवा वैली में चरने वाले जंगली जानवरों के खत्म होने का गहरा असर पड़ा है और अब यहां से पालतू जानवरों के झुंड भी खत्म हो रहे हैं। पालतू जानवर भी हिरन की तरह ही लगातार चरते रहते हैं। हर भेड़ दिन भर में अपने वजन के 2% हिस्से जितना चर लेती है। यानी इनकी ज्यादातर जिंदगी बीतती है हरियाली को चरने में। इस तरह लगातार चरने से खुले इलाके बन जाते हैं जो दूसरे जीवों के लिए ठहरने के छोटे छोटे ठिकाने उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इस इलाके के पालतू जानवरों के गायब हो जाने से जल्दी ही यहां झाड़ियों की भरमार हो गई। कोवा वैली यूरोप के ऐसे इलाकों में से है जहां सबसे ज्यादा लोग जमीन छोड़कर जा रहे हैं। किसान इन जगहों को छोड़कर शहरों में बस गए और यहां से पालतू जानवर खत्म हो गए। पहले तो खुले मैदानों जैसे लगने वाले इलाके बदल गए। घनी झाड़ियों की भरमार होने से यहां उगने वाले पेड़ पौधों की किस्में कम हो गईं, जिससे जंगली जीव जंतु भी कम हो गए। और इन झाड़ियों के सूखने से इस इलाके के जंगलों में जबरदस्त आग लगती है, जैसी दक्षिणी स्पेन में लगी थी।
जून 2017 में डोनियाना नेशनल पार्क के पास जंगल में आग लगी। ये तेजी से फैलने लगी। आग बुझाने वाले लोग रात भर इससे जूझते रहे, लेकिन सुबह तक ये साफ हो गया कि वो लड़ाई हार रहे थे। जंगल की आग एल एसबूचे लिंक्स ब्रीडिंग सेंटर की ओर बढ़ रही थी। यह आइबेरिया में लिंक्स के 5 प्रजनन केंद्रों में से एक है। 2002 में दुनिया में सिर्फ 94 आइबेरियन लिंक्स बचे थे। स्पेन की सरकार ने इनके बच्चे पैदा करके कुदरती इलाके में छोड़ने और इन्हें विलुप्त होने से बचाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया। जंगल की आग के पास आने पर इस प्रजनन केंद्र के लोगों ने लिंक्स को यहां से निकालने का फैसला लिया, जो पहले कभी नहीं किया गया था। हर लिंक्स को अलग मांद में रखा जाता है। लोगों से इनका बहुत कम संपर्क रहता है, इसलिए ये सतर्क रहते हैं और इन्हें पकड़ना आसान नहीं। यहां से एक मादा लिंक्स होमर और 5 हफ्ते के उसके एक बच्चे को भी निकाला गया था। यहां के कर्मचारी तीनों को पकड़कर आग वाले इलाके से सही सलामत दूर ले गए। तीन दिनों तक धधकने के बाद आग पर किसी तरह काबू पाया जा सका। जंगल में लगी ये आग एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन यहां झाड़ियों से भरे इलाके ने आग को और तेज कर दिया। किस्मत से प्रजनन केंद्र बच गया, लेकिन यहां से निकाले गए सारे लिंक्स जिंदा नहीं बच पाए। – 2017 में दक्षिण स्पेन में जंगल में लगी आग के बाद कर्मचारी आइबेरियन लिंक्स ब्रीडिंग सेंटर में लौटे तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर मिली। यहां की एक मादा लिंक्स होमर दूसरी जगह ले जाने पर मर गई। बच्चों को जन्म देने की वजह से कमजोर वो मादा सफर का तनाव नहीं झेल पाई। पैको विलास्पेसा इस प्रजनन केंद्र के डायरेक्टर हैं। दूध पिला रहे बच्चों की मां होने की वजह से वो सामान्य से ज्यादा कमजोर थी। होमर के 2 छोटे बच्चों ओस्लो और ओपिलानो ने बहुत नाजुक उम्र में अपनी मां को खो दिया। होमर की मौत के समय उसके बच्चे लगभग 35 दिन के थे। अगर इन्हें इंसान के हाथों खिलाया पिलाया गया तो इनके कुदरत में लौटने की संभावना बहुत कम हो जाएगी और इन्हें पूरी जिंदगी कैद में बितानी पड़ेगी। किस्मत से ये मांस खाना शुरू करने के करीब थे। हमने इन्हें दूध के साथ मांस भी देना शुरू किया ताकि इंसानों से उनका संपर्क कम से कम हो सके। इसका मतलब इन बच्चों के कुदरत में लौटने की संभावना थी। आइबेरियन लिंक्स आमतौर पर मार्च से अप्रैल के बीच जन्म देते हैं। एक बार में औसतन 3 बच्चे होते हैं, लेकिन शायद ही कभी दूध पीना छोड़ने तक 2 से ज्यादा बच्चे बचते हैं। लगभग 10 महीने तक मां के साथ रहने वाले ये बच्चे अपना ज्यादातर वक्त खेलने में बिताते हैं। देखने में ये भले ही मजेदार खेल लगता हो, लेकिन इससे बच्चों को कुदरत में काम आने वाले हुनर विकसित करने में मदद मिलती है। भाई बहनों के बीच खेल से उनका आपसी रिश्ता मजबूत होता है और प्रजनन और शिकार की क्षमता भी विकसित होती है। चार हफ्ते की उम्र में बच्चे मांस खाना शुरू कर देते हैं। हर लिंक्स को रोज 600 से 1000 कैलोरीज की जरूरत होती है।
यानी लगभग एक खरगोश को खाने से मिलने वाली कैलोरीज। मां लिंक्स को अपना और बच्चों का पेट भरने के लिए रोज कई खरगोश पकड़ने पड़ेंगे। खरगोश भले ही छोटे हों, लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत अहम है। इनके चरने से जमीन साफ होती है ताकि नए पौधे उग सकें। आइबेरिया के कई शिकारी जीवों के लिए ये खरगोश लजीज खाना भी है। इसलिए 3 किलोमीटर दूर तक की आवाज सुन सकने वाले इनके तेज कान इन्हें आसपास मौजूद भूखे भेड़ियों, लोमड़ियों से बचाने में बहुत काम आते हैं। यहां तक कि स्पेनिश इंपीरियल ईगल से भी, जिनका वो पसंदीदा खाना है। लिंक्स की तरह ईगल की भी आधे से ज्यादा खुराक खरगोशों से पूरी होती है। जिंदा रहने के लिए खरगोशों पर निर्भर रहने वाले आइबेरिया के कई शिकारी जीवों में ईगल भी शामिल हैं। लेकिन फिर खरगोशों की तादाद बहुत कम हो गई। किसी जमाने में पूरे यूरोप में इतने ज्यादा खरगोश थे कि वो खेती को नुकसान पहुंचाने लगे। इसलिए उन्हें खत्म करने के लिए इंसान ने मैक्सोमेटोसिस वायरस छोड़ा। इस वायरस ने बेकाबू होकर यूरोप के 90% खरगोशों को मार डाला। इंपीरियल ईगल जैसे मांसाहारी जीव दूसरे शिकार पकड़ने लगे, लेकिन सभी शिकारी जीव खुद को नहीं ढाल पाए और उनकी तादाद कम हो गई। शिकारी जीवों को कोआ वैली में वापस लाने के लिए खरगोशों की जरूरत है। पेड्रो चाहते हैं कि उन्हें बाहर से लाने की बजाय यहाँ पहले से मौजूद खरगोशों की तादाद बढ़ाई जाए, जिनमें उस जानलेवा वायरस से लड़ने की ताकत पैदा हो गई है। लेकिन कोआ वैली में खरगोशों की तादाद का अंदाजा लगाना भी किसी चुनौती से कम नहीं। यहाँ खरगोश का मल पड़ा हुआ है, थोड़ा सा ही है, और ये ज्यादा पुराना तो बिल्कुल नहीं होगा। ये एक अहम खोज है। इस बात का सबूत है कि इस इलाके में खरगोश हैं। देखिए, ये शायद किसी वयस्क का है और ये बच्चे का, अलग अलग उम्र के हैं। पास में मांद बनाने लायक जगह से सब साफ हो गया। यहाँ पर झाड़ियाँ हैं और चारों ओर पत्थर बिखरे हुए हैं, इसलिए वो यहाँ पर मांद बनाकर प्रजनन कर सकते हैं। खरगोशों को प्रजनन के लिए बढ़ावा देने के मकसद से पेड्रो उनके लिए सुरक्षित ठिकाने बनाते हैं। इनमें खरगोश शिकारी जीवों से छिपकर अपने बच्चों को पाल सकते हैं। कैमरा ट्रैप से यहां आने वाले जानवरों का पता चल जाएगा। ये वाकई एक अच्छी शुरुआत है, क्योंकि ये खरगोश बहुत तेजी से प्रजनन करते हैं। दूसरी प्रजातियां भी इन सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल करती हैं। ये परिंदों के बैठने के लिए और रात के शिकारियों के आराम करने के लिए बिल्कुल सही जगह है। आइबेरिया में हेजहॉग की 2 प्रजातियां हैं। सब कुछ खाने वाले ये निशाचर जीव अकेले रहते हैं और रात भर में खाना ढूंढते हुए करीब 1.5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। इनका शरीर ढका होता है हजारों पैने कांटों से, जो असल में इन्हें शिकारियों से बचाने वाले खोखले बाल हैं। सूंघने और सुनने की ताकत के सहारे ये घोंगे जैसे बिना रीढ़ वाले जीवों को ढूंढते रहते हैं, जो रात की दावत के लिए वाकई लजीज होते हैं। दक्षिणी स्पेन में जंगल की आग से अनाथ हुए 2 बच्चों को
तुरंत किसी वयस्क लिंक्स की देखरेख की जरूरत है, लेकिन इसके लिए कोई मादा नहीं थी। इसलिए टीम ने एक अनोखा फैसला लिया। यूरोप के आइबेरियन पेनिनसुला में एक्सपर्ट्स लिंक्स के उन 2 बच्चों को बचाने की जद्दोजहद में हैं, जो जंगल की आग से अनाथ हो गए थे। दक्षिणी स्पेन में प्रजनन केंद्र के कर्मचारियों ने एक अनोखी योजना बनाई। पहले कभी किसी नर लिंक्स को बच्चों की देखभाल करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन टीम इन बच्चों को इनके पिता एस्पार्टो के साथ रखने की योजना बना रही है, ये उम्मीद करते हुए कि वो इनकी देखभाल करेगा। इन्हें बस सही मौके का इंतजार करना होगा। प्रजनन केंद्र हर हाल में बच्चों को इंसान के हाथों पलने से बचाना चाहता है, ताकि वो आगे चलकर कुदरत में रह सकें। लिंक्स को कुदरत की जिंदगी के लिए तैयार किया जा रहा है, लेकिन इस बीच कुदरत को भी उन्हें पालने लायक बनाने की जरूरत है। इसमें एक अहम कदम है, जंगलों में आग नहीं फैलने देना। यूरोप में जंगलों में सबसे ज्यादा आग पोर्चुगल में लगती है। आइबेरिया में गर्मी के सूखे गर्म मौसम में ये झाड़ियां सूखकर आसानी से जलने लायक हो जाती हैं, लेकिन स्थानीय समूह आग से जूझने के लिए आग का ही इस्तेमाल करते हैं। आग को फैलने से रोकने के लिए कुछ खास जगहों पर वनस्पतियों को नियंत्रित ढंग से जलाकर खुली जगह बना दी जाती है। इसमें जंगल की आग से 10 गुना कम गर्मी पैदा होती है, इसलिए पौधों की जड़ों और मिट्टी को कोई नुकसान नहीं होता। सिर्फ ऊपर की सूखी घनी झाड़ियां जल जाती हैं। जलाने से जमीन को और भी फायदे होते हैं, जैसा कि वाइल्ड लाइफ टेक्नीशियन जाओ कॉडोराडो ने बताया। ये जंगली जीवों के लिए बहुत ही बढ़िया जगह बन जाएगी। इस तरह आग लगाने से नई प्रजातियों के पनपने की जगह बनती है और जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है। हम देख सकते हैं कि आग लगने के महज कुछ ही हफ्तों के अंदर यहाँ पर पौधे उगने लगे हैं। जड़ों और जमीन के अंदर मौजूद पानी को कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, जिससे पौधे तेजी से पनप सकते हैं। नियंत्रित रूप से आग लगाने का तरीका जमीन के छोटे टुकड़े के लिए तो सही है, लेकिन बड़े इलाकों के लिए जरूरत है कुछ अलग करने की। जरूरत है चरने वाले बड़े बड़े जानवरों की, जो झाड़ियों को खाकर आग को फैलने से रोकने वाली कुदरती जगहें बना सकें। आइबेरिया के नेशनल पार्क्स में ऐसे जानवर हैं। गरानो नस्ल के स्थानीय जंगली घोड़े, जिन्हें रीवाइल्डिंग यूरोप ने दोबारा बसाया है, और अब कोआ वैली में ऐसे 30 घोड़े हैं। अनचाही झाड़ियों को चरने के साथ साथ इनसे कुछ और फायदे भी हैं, जिनसे आगे जिंदगी का एक सिलसिला शुरू होता है। अपनी तेज नाक की मदद से ये डंग बीटल घोड़े की ताजा लीद तक पहुंचकर इसकी गोलियां बनाने लगा। अक्सर अपने से 1000 गुना ज्यादा वजन ढोने वाले ये बीटल इन गोलियों को लुढ़काते हुए काफी दूर ले जाते हैं, जिससे बीज भी फैलते जाते हैं। ये लीद की गोली को जमीन में दबा देगा, जिससे मिट्टी उपजाऊ होगी और दूसरे पौधों को पनपने में मदद मिलेगी। एक स्वस्थ इकोसिस्टम के लिए कीड़े मकोड़ों का होना जरूरी है, जो कि कई शिकारी जीवों का खाना है, जैसे कि ये आइबेरिया के छोटे उल्लू। महज 20 सेंटीमीटर ऊंचे इन उल्लुओं को पसंद आते हैं शहर के बाहर के खुले इलाके। ये दिन में शिकार करते हैं और ऊंचाई पर बैठकर छोटे स्तनधारी जीवों और कीड़े मकोड़ों पर नजर रखते हैं।
इस मादा को सतर्क रहना होगा क्योंकि इसे अपने चूजों का पेट भरना है। ये छोटे उल्लू पेड़ की खोखली तनों में अंडे देते हैं। अंडों से 1 महीने बाद चूजे निकलते हैं और कुछ ही हफ्तों में घोंसले के दरवाजे पर आकर खाना मांगना शुरू कर देते हैं। इनके पंख निकलने में 1 महीना लगेगा और उसके भी 1 महीने बाद ये अपने बूते पर रहना शुरू करेंगे। तब तक ये हर समय खाने के लिए माता पिता पर ही निर्भर रहेंगे, फिर चाहे वो दिन हो या रात। आखिरकार खाना आ गया और ये लजीज है। लेकिन एक अहम चीज कोआ वैली से गायब है। और इसे वापस लाने के लिए विज्ञान को अतीत में लौटना होगा। यूरोप के सबसे मशहूर कुदरती इलाकों में रीवाइल्डिंग संगठन के लोग जानवरों को विलुप्त होने की कगार से वापस ला रहे हैं। पोर्चुगल की कोआ वैली में 1 दर्जन से ज्यादा जंगली घोड़ों को छोड़ा गया है, जहां उनकी भूख दे रही है पूरे इलाके को एक नई शक्ल। लेकिन यहाँ पर और चरने वाले जानवरों की जरूरत है, इसलिए अब विज्ञान एक ऐसी प्रजाति को लाने की कोशिश में है जो हो चुकी है पूरी तरह खत्म। कोआ म्यूजियम में केव आर्ट की कॉपीज में एक विलुप्त जंगली मवेशी ओरॉक्स नजर आ रहा है, जो किसी जमाने में पूरे यूरोप के कुदरती इलाकों को आकार देता था। ये असल में ओरॉक्स की बहुत अच्छी तस्वीर है। वो काफी बड़ा जानवर हुआ करता था। उसकी पीठ इसी तरह बीच में धंसी होती थी और एक सफेद धारी हुआ करती थी। हमें लगता है कि वो जानवर इससे थोड़े ज्यादा पतले होते होंगे क्योंकि वो दौड़ने के लिए बने थे। शिकार किए जाने और रहने के इलाकों के तबाह होने से ये जानवर यूरोप के सुदूर जंगलों में सिमट गए और 1627 में आखिरी ओरॉक्स की मौत हो गई। आज एम्स्टर्डम से करीब 113 किलोमीटर दूर वैज्ञानिक इस विलुप्त प्रजाति को दोबारा बनाने में लगे हुए हैं। ओरॉक्स के जीन्स वाले मवेशियों की क्रॉस ब्रीडिंग करके ये बना रहे हैं जंगली मवेशियों की एक नई नस्ल, टोरस। देखिए, अब भी मवेशियों की कुछ नस्लें हैं जिनमें ओरॉक्स वाली कई खासियतें हैं। हम ऐसी नस्लों का पता लगाकर उनका आपस में प्रजनन करके ऐसा जानवर तैयार करने की कोशिश में हैं जो ओरॉक्स से काफी मिलता जुलता हो। ये ज्यादा खुराक वाले जानवर रोज 10 किलो हरियाली चर सकते हैं और कोआ वैली को इन्हीं की जरूरत है। रीवाइल्डिंग पोर्चुगल ऐसे 20 जानवरों को इस इलाके में ला चुका है और यहाँ के बड़े बड़े बाड़ों में इन्होंने कुदरती तौर पर अपनी तादाद 35 तक बढ़ा ली है। अब इन्हें ज्यादा बड़े इलाके में छोड़े जाने की योजना है और इन बाड़ों से पता चल जाता है कि टोरस किसी इलाके पर कैसा असर डालते हैं। ये बदलाव नजर आया है 1 साल के भीतर एक छोटे से इलाके में, और बीच बीच में खुली जगह वाले इन इलाकों में कई और जीवों को पनपने का मौका मिल गया, जैसे कि तीतर। लाल टांगों वाले तीतर इकोसिस्टम के लिए एक अहम प्रजाति हैं। इसे जरूरत पड़ती है छोटी बड़ी झाड़ियों वाले इलाके की, जहां ये शिकारियों से छिपकर जमीन पर अंडे देने के लिए घोंसला बना सके और साथ ही खाने के लिए बीज और कीड़े मकोड़े ढूंढने के लिए खुले सूखे इलाके भी चाहिए। ये तीतर यहाँ अनाज की खेती पर निर्भर करते थे, लेकिन किसानों के चले जाने से खाने का स्रोत खत्म हो गया। इनकी तादाद कम होने से इन्हें खाने वाली लोमड़ियों और ईगल्स में भी कमी आई। लिंक्स पर भी असर पड़ा। लिंक्स माओं को
अपना और बच्चों का पेट भरने के लिए शिकार करना पड़ता है। इन्हें जरूरत भर शिकार के लिए काफी बड़े इलाके चाहिए। इसके बावजूद बच्चों का पेट भरने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ती है और बच्चों को शिकार का तरीका भी सिखाना है। मां को शिकार करते हुए देखना वाकई अच्छा सबक है। यह खामोशी से शिकार के पास पहुंचती है, बहुत सतर्क रहती है और फिर झपट कर गर्दन में दांत गड़ाकर एक ही बार में काम तमाम कर देती है। इधर स्पेन में अपनी मां को खो चुके दो नन्हे बच्चों को अपनी देखभाल करने और शिकार के तौर तरीके सिखाने के लिए किसी वयस्क लिंक्स की जरूरत है। ऐसा नहीं होने पर ये इंसानों के हाथों पलेंगे और कभी कुदरत में नहीं रह पाएंगे। लेकिन यहाँ कोई वयस्क मादा नहीं होने की वजह से इन्होंने एक जबरदस्त योजना बनाई। पहली बार लिंक्स के बच्चों को उनके पिता के साथ रखा जाएगा। इससे पहले हमने कभी लिंक्स के बच्चों को सिर्फ उनके पिता के साथ नहीं रखा। आमतौर पर वो बच्चे सिर्फ माँ के साथ ही रहते हैं, पिता उनके साथ नहीं रहते। टीम को अंदाजा नहीं है कि बच्चों का पिता एस्पार्टो कैसे पेश आएगा। अब देखना यह है कि वो इन्हें अपनाएगा या नहीं। दक्षिणी स्पेन में इंसानों की देखरेख में रहने वाले एक नर लिंक्स को अपने बच्चों की जिम्मेदारी सौंपी गई। कोई नहीं जानता कि वो कैसे पेश आएगा। लेकिन इसने बच्चों को तुरंत अपना लिया। पहली बार किसी नर लिंक्स को अपने बच्चों की देखभाल करते हुए देखा गया और ये बड़े प्यार से अपना काम कर रहा है। इसने बच्चों को शिकार करने का तरीका सिखाया और हमेशा साथ बना रहा। प्रजनन केंद्र में पल रहे लिंक्स के लिए शिकार करना एक अहम हुनर है। ये जरूरी है कि कुदरत में छोड़े जाने पर वो जानवर अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सके, नहीं तो उसे हमारी देखरेख में ही रहना पड़ेगा। किसी वयस्क की देखरेख में भी शिकार करने का तरीका सीखने में काफी वक्त लगता है। शुरुआत में ये शिकार से डरे हुए लगे, फिर इन्होंने घात लगाने का तरीका सीखने की कोशिश की, जो पहले तो कामयाब नहीं रहा। और पास पहुंचने पर भी ये खाली हाथ ही रहे। खरगोश इनसे नहीं डर रहा। अभी इन्हें शिकार करने में काफी वक्त लगेगा। इधर कोआ वैली में एक और प्रजाति को खाना ढूंढने में मदद चाहिए। गिद्ध ऐसी ऊंची चट्टानों पर घोंसले बनाते हैं। यह बिल्कुल सही जगह है सूरज की गर्मी हासिल करने और अपने बेशकीमती अंडे को शिकारी जीवों से बचाने के लिए। इन ऊंचे घोंसलों में गिद्ध सिर्फ एक अंडा देते हैं और बहुत सावधानी से चूजे की देखभाल करते हैं। उड़ने की तैयारी में यह चूजा अपने पंखों की कसरत कर रहा है। यह 3 से 4 महीने की उम्र में उड़ान भरेगा, लेकिन अभ्यास तो करते रहना चाहिए। पर एक दिक्कत है, यहां शिकार करने वाले जीवों की कमी से
गिद्धों को मुर्दाखोरी के लिए ज्यादा लाशें नहीं मिल पाती। इसलिए कुदरती शिकार और शिकारियों के वापस आने तक गिद्धों की मदद करने के लिए रीवाइल्डिंग की टीम ने कुछ अस्थायी वल्चर रेस्टोरेंट्स बनाए हैं। ये भले ही अफरा तफरी जैसा लगे, लेकिन हर किसी के खाने की निश्चित बारी है। पहले बड़े गिद्ध लाश को फाड़ देते हैं ताकि छोटे परिंदे पेट भर सकें। बेतरतीबी के बावजूद यहाँ मिलता है सबको भरपूर खाना, तो जब तक कोआ वैली में शिकारी वापस नहीं लौटते, तब तक ये रेस्टोरेंट्स ही गिद्धों का पेट भरते रहेंगे। सिर्फ मुर्दाखोरों को ही शिकारियों की जरूरत नहीं, ओक के जंगल भी पनपने के लिए उन पर निर्भर है। पतझड़ के मौसम में ओक के फल झड़ते रहते हैं। ये बर्बाद नहीं होते। आसपास कोई शिकारी ना हो तो वेस्टर्न मेडिटरेनियन माउस इन्हें पेड़ों के नीचे ही बैठकर सुकून से खा लेंगे। लेकिन अगर इस इलाके में शिकारी हों, तो ये चूहा इन फलों को सुरक्षित ढंग से खाने के लिए दूर ले जाएगा और अपनी मांद में छुपा लेगा। इससे ये फल अपने गिरने की जगह से काफी दूर जाकर पेड़ के रूप में पनप सकते हैं। अपनी मोटी छाल की वजह से कोक ओक कहे जाने वाले ये यहाँ के स्थानीय पेड़ हैं और पूरी दुनिया में इनके सबसे बड़े जंगल हैं पोर्चुगल में ही। आम छाल के मुकाबले कोर्क पर आग का असर कम होता है, इसलिए ये पेड़ कुदरती रूप से आग को फैलने से रोकते हैं। ये मदद करते हैं जीव जंतुओं की 200 से ज्यादा प्रजातियों की। और दर्जनों पौधों की भी। कोक ओक अपने आप में ही एक इकोसिस्टम है। इसमें कई अलग अलग प्रजातियां पलती हैं। कई तरह के परिंदे इस पर घोंसला बनाते हैं। कोक ओक के पेड़ों की दरारों, कोटरों, जड़ों और पत्तों के बीच कई प्रजातियां पलती और बढ़ती हैं, और ये इनके रहने के लिए एक अच्छी जगह होती है। कोक के पेड़ों की हिफाजत करके रीवाइल्डिंग की टीम्स इस इलाके के साथ साथ यहाँ के जीव जंतुओं को भी बचा रही हैं जंगल की आग की तबाही से। दक्षिणी स्पेन में जंगल की आग के बुझने के 9 महीने बाद अब सुधार के संकेत दिखने लगे हैं, और अपने पिता से शिकार का हुनर सीखकर 10 महीने का ओपिलानो भी शिकारी बन गया है। अब ये अपना पेट भर सकता है, और अब इसे आजाद किया जा सकता है। पूरे यूरोप में जीव जंतुओं के लिए सबसे अहम इलाकों के बड़े बड़े हिस्सों को फिर से कुदरती बनाने की कोशिशें जारी हैं, ताकि अहम प्रजातियां दोबारा वहां आ सकें। स्पेन के लिंक्स ब्रीडिंग सेंटर में कुदरत में छोड़े जाने के लिए तैयार बिल्लियों की सेहत की जांच की जा रही है, ताकि वो जंगली लिंक्स में कोई बीमारी ना फैला दें। इनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए जीपीएस कॉलर लगा दिए गए हैं। जंगल की आग में अपनी मां को खो चुके ओपिलानो की सेहत बिल्कुल ठीक है और इसे कुदरत में छोड़ा जा सकता है। लेकिन इसका भाई ओस्लो इस जांच में नाकाम रहा, इसलिए इसे सेंटर में ही रहना होगा। आजाद किए जाने पर लिंक्स बहुत दूर तक जा सकते हैं, जैसे कि 2014 में जब एक नर लिंक्स केंटारो को छोड़ा गया।
तो वो तुरंत करीब 1000 किलोमीटर के लंबे सफर पर रवाना हो गया। आखिरी बार उसके कोआ वैली में होने का पता चला था। केंटारो के यहां आने से उम्मीद है कि एक दिन लिंक्स फिर से इस इलाके में बसेंगे। लेकिन इतनी अच्छी शुरुआत के बावजूद सब कुछ सही नहीं रहा। कोआ वैली में आने के महज 9 महीने के अंदर केंटारो एक कार की चपेट में आकर मारा गया। आइबेरियन लिंक्स की मौत की सबसे बड़ी वजहों में से एक है यहां की सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां। लेकिन उम्मीद बरकरार है। पेड्रो और उनकी टीम के लोग कोआ वैली में जानवरों को कुदरत में बसाने के नए इलाके बना रहे हैं। फाया ब्रावा के पास संरक्षित क्षेत्रों के इस नेटवर्क से जानवरों को सुरक्षित ढंग से एक से दूसरी जगह जाने, बसने और प्रजनन करने की सहूलियत मिलेगी। इस वर्ष कोआ वैली में फिर से कुदरती बनाए जाने वाली जगह का इलाका 300% बढ़ाकर 1,20,000 हेक्टेयर से ज्यादा कर दिया गया है। उम्मीद है कि एक दिन ये शर्मीले लिंक्स फिर से कोआ वैली में बसेंगे। दक्षिणी स्पेन में कई महीनों की मेहनत रंग लाई और अब एक आइबेरियन लिंक्स को कुदरत में आजाद करने का नजारा देखने के लिए जमा हैं ढेर सारे लोग। जंगल की आग में अपनी मां को खो चुके ओपिलानों को अपने से पहले इंसानों की देखरेख में पैदा हुए सैकड़ों लिंक्स की तरह जंगल में छोड़ा जा रहा है। ये बहुत सुकून देने वाला पल है। पिंजरे को खोलते ही ये प्रकृति की गोद में चला जाएगा। ओपिलानो आजाद हो गया। आइबेरिया के इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाने वाला एक और जीव वापस आ गया। दो 2003 में जब हमने काम शुरू किया था तो हमारा अंदाजा था कि 2018 तक हम 112 लिंक्स को कुदरत में छोड़ पाएंगे। हम असल में इससे 2 गुना लिंक्स को छोड़ने में कामयाब रहे, इसलिए हम नतीजों से बहुत खुश हैं। ये दुनिया में जंगली जीवों को किसी इलाके में फिर से कायम करने के सबसे कामयाब प्रोग्राम्स में से एक है। अब आइबेरियन लिंक्स की तादाद लगभग 600 हो गई है, इसलिए इनके संरक्षण की स्थिति को अब कम खतरे में पड़ी कर दिया गया है। मेरे लिए किसी इलाके को फिर से कुदरती बनाना भविष्य के लिए एक सकारात्मक सोच है। इससे नई उम्मीद मिलती है, नया नजरिया मिलता है कि हम सिर्फ तबाही को धीमा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे उलटने के साधन और मौके उपलब्ध करवा रहे हैं। इंसान होने के नाते मुझे लगता है कि इसकी वजह से फिर से गरिमा कायम होने लगी है।